हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी को विद मी। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। नवंबर 2017 यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर स्मॉल सेविंग स्कीम एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी जो स्कीम है वो स्मॉल सेविंग स्कीम के अंडर नहीं आती है। वो हमें बताना है कि कौन सी स्कीम इनमें से स्मॉल सेविंग स्कीम जो है उसके अंडर में नहीं आती है। ठीक है, तो सबसे पहले है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ये तो क्या है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंडर आती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी आता है। जनधन अकाउंट्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनधन अकाउंट। जनधन अकाउंट जो है वो क्या है, लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनधन खाते जो हैं वो लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड अप टू 2 lakhs accidental death insurance to the people in the age group of 18 to 70 ईयर। यानी कि निम्न में से ऐसी जो स्कीम है जो 2 लाख रुपए का एक क्या है, एक एक्सीडेंटियल या दुर्घटना मृत्यु बीमा है। उसमें क्या है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कौन से ग्रुप में? एज ग्रुप है 18 से 70 वर्ष की आयु तक के। तो इन निम्न में से किस योजना के अंतर्गत ये जो है प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 लाख का जो एक्सीडेंटियल इंश्योरेंस किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, भी नहीं है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसके अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के जो लोग हैं उनको क्या है 2 लाख रुपए का एक एक्सीडेंटियल डेथ इंश्योरेंस दिया जाता है। और इसका प्रीमियम है 12 रुपये पर ईयर। ठीक है, पर ईयर, यानी कि हर साल में 12 रुपये क्या है सीधे अकाउंट में से हमारा क्या है खाते से सीधे जमा हो जाते हैं इसमें। और दुर्घटना होने पे यानी कि पूर्णतः हैंडीकैप्ड अगर हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है। और अगर कुछ हद तक यानी कि कुछ जो है उसको मतलब क्या है, पूर्ण रूप से अगर वो अपंग नहीं है, आंशिक रूप से अगर अपंग है तो उसको 1 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आती है ये स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 63 to 66 आर एडजशन एंड रीजन टाइप। की टू दीज क्वेश्चन इज एज फॉलोज। ठीक है, इनमें से बताना है। 63 से 66 तक हमारे जो क्वेश्चन है वो एडजशन रीजन से रिलेटेड रहेंगे। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहला है, पब्लिक यूटिलिटी डू नॉट ऑप्टिमम फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉलिसी। यानी कि जो सरकारी कंपनियां हमारी हैं वो क्या है, जो पब्लिक फर्म्स हैं या सरकारी कंपनियां जो है वो कुल लाभ को मैक्सिमाइजेशन करने की क्या है नीति नहीं अपनाती है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी नीतियां होती हैं, वो क्या है उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है, उनका मेन उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि क्या प्रॉफिट होता है, लोगों की सेवा करना या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, रीजन इसमें दिया हुआ है, इट वुड लीड टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। यानी इससे क्या है, जो क्षमता है उसका अलग उपयोग होता है। बिल्कुल सही है, इसमें क्या है, इनका मेन उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट कमाना तो होता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका जो कंपनियां होती हैं उसमें जो भी कैपेसिटी होती है काम करने की वो पूर्ण रूप से उपयोग नहीं की जाती है। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा क्या है प्रतिद्वंदतापूर्ण कार्य तो किया नहीं जाता है। ठीक है, और जब क्या है मार्केट हो या फिर फर्म्स हो जिसके कंपटीटर नहीं होते हैं, या फिर हम किसी के कंपीट में काम नहीं करते हैं, तो वो काम क्या है इजीली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए सॉरी, ये स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। इसमें क्या है, ये इसका रीज़न नहीं बता रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि
प्रॉफिट तो क्या है, उसका मैक्सिमाइजेशन करना उसका उद्देश्य नहीं होता है। और इसमें क्या है, जो कंपनी है उसका जो कैपेसिटी है उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। तो ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो इसका यानी रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस of industries with increasing return to scale create an additional opportunity to gain from trade। यानी कि जो पैमाने के इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल जो हैं उनके बेस पे एक इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री का अस्तित्व जो है वो क्या है, व्यापार से लाभ का एक एडिशनल अवसर उत्पन्न करना। ठीक है, लाभ से एक एडिशनल अवसर उत्पन्न करना इसका मेन जो उद्योग है उसका मेन मोटिव होता है। ठीक है, और रीजन इसमें बताया है कि बाय स्पेशलाइजेशन इन स्मॉलर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर इन ईच इंडस्ट्री एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल देयरफॉर फॉल। यानी कि इसके अपेक्षाकृत जो कम उद्योग में ही क्या है, स्पेशलाइजेशन का मीडियम होता है, और देश में ईच इंडस्ट्री जो है वो क्या है, ईच इंडस्ट्री में क्या है, अधिक उत्पादन कर सकता है, और इस प्रकार जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है, विल देयरफॉर फॉल। इसलिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी होती है वो क्या है, कम होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों सही है। ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो इसका सही रूप से एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे बढ़ते पैमाने के प्रतिफल हैं उसके अंतर्गत उत्पादन की जो अनुपातिक वृद्धि है, उत्पादन के साधनों की अनुपातिक वृद्धि से उसमें क्या है, अधिक होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत उद्योग का जो अस्तित्व है व्यापार से लाभ का या फिर एक एडिशनल अवसर जो है वो उत्पन्न करता है, क्योंकि कम लागत में अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके वो क्या है, जो अतिरिक्त वस्तुएं होती हैं उसका वो क्या है, एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, जो उसके लिए क्या है, बेनिफिशियल होगा। और प्रत्येक देश को उसी वस्तु के उद्योग में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए जिसकी लागत तो क्या है, कम से कम आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि सभी उद्योग में स्पेशलाइजेशन किया जाए तो इससे क्या है, लागत बढ़ेगी, और जो स्पेशलाइजेशन हम करेंगे उससे क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें उन्हीं इंडस्ट्रीज़ या उन्हीं वस्तुओं के उद्योग में हमें स्पेशलाइजेशन करना चाहिए जिसमें क्या है, जिसके संसाधन पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं और जिससे क्या है, लागत भी हमारी जो है वो कम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकर्सिव मॉडल से लिया गया है। रिकर्सिव मॉडल कैन बी शूटेबली एस्टिमेटेड बाय OLS मेथड। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये, कि जो रिकर्सिव मॉडल है वो OLS जो मेथड है उसके द्वारा समुचित रूप से इसका क्या है, इसको एस्टिमेट, शूटेबली इसको क्या है, एस्टिमेट किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, रिकर्सिव मॉडल द्वारा OLS मेथड को एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन इसमें बताया है कि रिकर्सिव मॉडल सेटिस्फाई आइडेंटिफिकेशन कंडीशंस। बिल्कुल सही है, रिकर्सिव मॉडल से हम क्या है, जो आइडेंटिफिकेशन हमारी कंडीशन है उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन का मॉडल और रिकर्सिव मॉडल ये क्या है, इसको इकोनोमेट्रिक्स के जो लेक्चर होंगे उसमें हम जरूर इसको कवर करेंगे। मॉडल में OLS मॉडल क्या है, 2LS क्या होता है, 3SLS क्या है, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो इसको हम कवर करेंगे। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, और जो इसका रीज़न है वो क्या है, इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल मैक्रो मॉडल इज डीकम्पोजेबल इनटू रियल एंड मॉनिटरी सेक्टर्स। यानी कि जो क्लासिकल मैक्रो मॉडल है या समष्टि मॉडल है उसको क्या है, एक एक्चुअल यानी रियल एंड मॉनिटरी सेक्टर्स में इसको क्या है, हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्लासिकल अर्थशास्त्री जो हैं उनके अनुसार हम इसको रियल एंड मॉनिटरी सेक्टर्स दो में डिवाइड कर सकते हैं। रीज़न बताया है, मनी इफेक्ट बोथ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही है, जो मनी है यानी मुद्रा जो है वो दोनों को इफेक्ट करती है, इनकम को भी इफेक्ट करती है एंड एम्प्लॉयमेंट को भी इफेक्ट करती है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये इसका क्या है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों क्या है, अलग अलग बता रहे हैं, ना कि इसका रीज़न बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा की बात हो रही है और यहाँ पे क्लासिकल क्या है, इसको जो मैक्रो मॉडल है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन C is equal to Q3 minus 10Q square plus 17Q plus 66. If P is equal to 5, the output at which profit is maximized by the entrepreneur is. अब हमें क्या है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है और P इक्वल टू दिया गया है 5 है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि किस उत्पादन पे बताना है कि कौन सा ऐसा उत्पादन पॉइंट होगा जिस पे जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमें क्या निकालेंगे, पी भी दिया हुआ है। ठीक है, टी आर निकालेंगे, एम सी निकालेंगे, एम आर निकालेंगे। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है, एम सी इक्वल टू एम आर होती है। ठीक है, और जब हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है तो हम ये सब निकाल सकते हैं, और पी दिया हुआ हो तो हम ये सब निकाल सकते हैं और हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो देखते हैं, ये मैं ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे लेना भूल गई हूँ, यहीं पे समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ टोटल कॉस्ट फंक्शन दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मान लो ये टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है टी आर का फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू। P हमें दिया हुआ है 5। ठीक है, 5 इंटू क्यू, तो टी आर हमारा कितना आ गया, 5Q आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या है, TC दिया हुआ है और हम निकाल सकते हैं, यहाँ से कोमा लगा देते हैं, यहाँ पे MC इसको निकाल सकते हैं। तो MC निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन है इसको हम डेरिवेटिव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या है, जो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3Q स्क्वायर माइनस 17, सॉरी 3Q स्क्वायर माइनस ये 10 वाला बच गया, 10 इसको करेंगे ये आ जाएगा 20Q। ठीक है, 20Q प्लस में आ जाएगा 17। ठीक है, तो 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 17। ठीक है, ये आ गया हमारे पास MC। TR आ गया है, TR से हम क्या है, MR निकाल सकते हैं। MR कैसे निकालेंगे, MR इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ओनली। अब हमारे पास MC भी आ गया है और MR भी आ गया है। ठीक है, और कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, MC इक्वल टू MR। अब इन दोनों फंक्शंस को हम क्या है, इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो इसको इक्वल रखते हैं, दोबारा इसको मैं रफ कर देती हूँ, एक बार आप इसको देख लेना। सबसे पहले हमने TR निकाला है, TR से हमने MR निकाल लिया है, और TC से हमने MC निकाल लिया है। सिर्फ इतना ही किया। अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो MC हमारे पास कितना है, सबसे पहले हम रखते हैं MR 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 17 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमने रख दिया है, इसको इक्वल टू रख दिया है। अब क्या है, यहाँ पे फॉर्म जो है स्क्वायर में दी हुई है, अगर स्क्वायर में नहीं दी होती तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन अब स्क्वायर में दी हुई है तो इसको हमें कॉमन वगैरह लेके इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं Q, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, Q कॉमन लेके यहाँ कितना बचा फिर 3Q। ठीक है, माइनस 17। ठीक है, फिर माइनस यहाँ कितना बच गया 1, और अंदर फिर कितना बचेगा 3Q माइनस 17 इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा Q माइनस 1, एंड ये कितना आ जाएगा 3Q माइनस 17 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो नेक्स्ट जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा Q माइनस 1 इज इक्वल टू 5 बच जाएगा। ठीक है, तो अब Q इज इक्वल टू करेंगे, कोमा लगा देते हैं यहाँ पे, Q इज इक्वल टू जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, ये यहाँ माइनस का है तो ये कितना आ जाएगा 1, जो है माइनस का इधर लेके जाएंगे तो ये क्या प्लस का आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 के इक्वल जो है वो उत्पादन, इस उत्पादन पे जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द मार्केट मॉडल विद डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन एज अंडर, डिमांड फंक्शन दिया है, सप्लाई फंक्शन दिया है, द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम हेयर विल बी, यहाँ बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो कंडीशन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो ये क्वेश्चन है ये कौन से मॉडल से लिया गया है। ये एक मॉडल है, कॉब वेब मॉडल है, वहाँ से ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है। ठीक है, तो कॉब वेब मॉडल में क्या है, 3 प्रकार की कंडीशन है, स्टेबल है, अनस्टेबल है और एक क्या है, स्मूथली है। ठीक है, स्मूथ कंडीशन है, 3 टाइप की इसमें कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिमांड फंक्शन दिया है और सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान हमें देना है कि जो डिमांड फंक्शन है यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल ए से डिनोट किया गया है। ठीक है, स्मॉल ए लेस देन ज़ीरो, स्मॉल ए लेस देन ज़ीरो इसकी कंडीशन दी हुई है, और सप्लाई है वो ग्रेटर देन ए से डिनोट किया हुआ है, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड ये लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, अब हमें इसमें सोल्व कैसे करना है, और एक खास बात, जो हमारा ये सप्लाई फंक्शन होता है इसमें क्या है, लैग्ड वैल्यू ली जाती है। ठीक है, तो इसको हम हमेशा ही 1/a से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1/a से इसको डिनोट करते हैं, डिमांड को हम ए से भी डिनोट करते हैं और कई बार 1/a से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि जो ये वाला स्मॉल जहाँ पे ए आ रहा है ये तो क्या है, हमारा डिमांड साइड है, और जहाँ पे कैपिटल ए है वो क्या है, हमारा सप्लाई साइड है। ठीक है, यानी सप्लाई फंक्शन को शो कर रहा है। तो अब हमें बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी है, और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें दी हुई है कि यहाँ पे जो डिमांड है वो लेस देन सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, लेस देन सप्लाई होनी चाहिए, तब वो क्या होगी, साम्य की कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले देखो ये तो पहले ही इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये भी इलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें 1/a से हम डिनोट करते हैं सप्लाई फंक्शन को। ठीक है, बचते हैं ये 2 ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे जो डिमांड फंक्शन है उसको भी क्या है 1/a से शो किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो डिमांड फंक्शन है वो लेस देन होगा सप्लाई फंक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन फंक्शन इन इनपुट आउटपुट एनालिसिस propounded by W. Leontief has implied the value of elasticity of substitution between input as, यानी कि जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस है लियोनटिफ द्वारा जो दिया गया है उसके अंतर्गत जो हमारे इनपुट हैं उनके बीच जो सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसका मान क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0। लियोनटिफ के अकॉर्डिंग जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसको क्या है, 0 रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू -q minus 0.5 q स्क्वायर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट q इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमें क्या है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और q इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है चेंज q अपॉन में चेंज p इंटू p अपॉन में q। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें q दिया हुआ है, q की वैल्यू दी हुई है और p की वैल्यू हम यहाँ पे q की वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होता है, ये होता है q की रिस्पेक्ट में इसका हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, सोल्व करते हैं। सबसे पहले p फंक्शन है, इसमें q की वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। 16 माइनस q की वैल्यू दी हुई है 4 माइनस 0.5 q है हमारा 4 स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 16 माइनस 4 माइनस इसको करेंगे, ये आ जाएगा 16 को 5 से करेंगे 80 और फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4, q हमारे पास दिया हुआ है 4
और जब हम इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1, यानी हम इसको चेंज p अपॉन में चेंज q के रिस्पेक्ट में इसको हम निकालेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड मैं यहाँ लिख देती हूँ, चेंज p अपॉन में चेंज q के रिस्पेक्ट में हम इसको इस फंक्शन का डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा -1, क्योंकि यहाँ पे ओनली सिंगल q दिया हुआ है। ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा, फिर जब इसको हम 2 को 0.5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, फिर दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, और q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -q बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -q बच जाएगा। ठीक है, और अब इसको हम चेंज करते हैं, चेंज q अपॉन में चेंज p करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में -1 -q आ जाएगा। ठीक है, और अब इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये मान लो चेंज q अपॉन में चेंज p है, इंटू p हमारा 4 है, एंड जो q है वो भी हमारा 4 है, तो ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और ये बच जाएगा कितना 1 अपॉन में -1 q की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी 1 अपॉन में -1, ये यहाँ पे माइनस का रहेगा, -1 -5। ठीक है, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, प्लस 0.2 आ जाएगा। जब 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.2, प्लस का 0.2 आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसको एक अपने नोटबुक में भी सोल्व कर सकते हैं, ताकि मतलब नोट कर सकते हैं, ताकि आपको फर्दर जब एग्ज़ाम हो तो आप उसको वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी वीडियो में थी या कौन से टाइम पे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू a l अल्फा k 1 माइनस अल्फा a ग्रेटर देन 0 इज नॉट करेक्टराइज बाय। इसमें से बताना है कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। सबसे पहले है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें जो पैमाने के प्रतिफल हैं वो स्थिर माने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है, जो प्रतिस्थापन की लोच है वो इकाई के बराबर मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये गलत हो जाएगा, और हमें पूछा है गलती हमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये इसकी विशेषता नहीं है। लीनियर होमोजेनिटी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा भी इसकी कई विशेषताएं हैं, जैसे यदि हम इनपुट के साधन को 5 गुना बढ़ाते हैं तो जो हमारा आउटपुट होगा वो भी क्या है 5 गुना बढ़ेगा। ठीक है, और एक ये क्या है फर्स्ट डिग्री ऑफ होमोजेनिटी फंक्शन है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल हैं इसमें, और प्रतिस्थापन की जो लोच है वो इकाई के बराबर है। ठीक है, और पूंजी एंड जो शर्म का शेयर है उसको हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो आइसोक्वेंट कर्व जो है वो हमारे क्या है ऋणात्मक ढाल के होते हैं, और मूल बिंदु के प्रति क्या है ये कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सैंपल्स ऑफ साइज ग्रेटर देन 30 द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अप्रोक्सीमेटली विच डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें इसमें बताना है कि 30 से अधिक आकार वाला जो भी सैंपल है, 30 से अधिक आकार वाला कोई भी जो सैंपल है उसमें जो रैंक कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट वो क्या है कितना होगा। ठीक है, किसके इनमें से किसके निकटतम होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत, यानी कि जो नॉर्मल बंटन होता है उसके अंतर्गत 30 से अधिक आकार वाला जो भी सैंपल है वो जो कोरिलेशन है रैंक कोरिलेशन है उसके गुणांक या कोफिशिएंट के प्रति चयन या सैंपल बंटन जिसको हम बोलते हैं उसके नॉर्मल जो बंटन है उसके निकट होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ डर्बिन वाटसन स्टैटिस्टिक टेक्स वैल्यू क्लोज टू 0 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें है कि जो डर्बिन वाटसन स्टैटिस्टिक्स शून्य के निकट है तो इसका जो फर्स्ट डिग्री कोरिलेशन है ऑटो कोरिलेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है ये लिया गया है इकोनॉमेट्रिक्स का एक प्रॉब्लम्स है ऑटो कोरिलेशन, वहाँ से लिया गया है, एक टेस्ट है ये डर्बिन वाटसन टेस्ट। ठीक है, तो इसकी जो गुणांक का मूल्य होगा
जब वो क्या है स्टेटिस्टिक ज़ीरो के क्लोज होता है तो इसका जो फर्स्ट डिग्री ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोज टू +1 के निकट होती है। ठीक है, और वैसे इसकी जो वैल्यू है वो -1 टू +1 के बीच में होती है। ठीक है, और जब ये कंडीशन होगी कि जो स्टेटिस्टिक वैल्यू है वो क्लोज टू ज़ीरो है तो इसका जो ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर को ऑटो कोरिलेशन है वो क्लोज टू +1 के इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है what would be consequences of the OLS estimator if heteroscedasticity is present in a regression model but ignored। मतलब इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारा OLS एस्टिमेटर है, ठीक है, इसके परिणाम क्या होंगे जब हेट्रोसिडास्टिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो प्रेजेंट हो, वहाँ पे हेट्रोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम हो, और OLS एस्टिमेटर के क्या रिजल्ट होंगे जब रिग्रेशन मॉडल वहाँ पे क्या है, रिग्रेशन मॉडल में क्या है, हेट्रोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंट हो बट इसको इग्नोर कर दिया जाए। ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इट विल बी इनएफिशिएंट। ये क्या है, अकुशल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है। ये भी क्या है, हमारे इकोनोमेट्रिक्स से लिया गया है। सबसे पहले है कोएक अप्रोच। कोएक अप्रोच हमें क्या बताती है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं, जैसे नर्लव अप्रोच है, कोएक मॉडल है, ठीक है, कगन अप्रोच है। 3 प्रकार की अप्रोच हैं, 3 प्रकार की ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ऑटो कोरिलेशन है, मल्टी कोलिनियरिटी है, हेट्रोसिडास्टिसिटी है, फिर उसके बाद OLS मेथड है, गोस मार्को थ्योरम है, ठीक है, 2SLS 3SLS रिकर्सिव मॉडल है, आइडेंटिफिकेशन मॉडल है। इस तरह के कुछ टॉपिक हैं जिनको हम 1 बाय 1 इकोनोमेट्रिक्स के उसमें कवर करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले है कोएक अप्रोच जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये लैग्ड वेरिएबल से रिलेटेड है। ठीक है, लैग्ड वेरिएबल से रिलेटेड है। और डर्विन वाटसन हमने अभी पढ़ा कि ये ऑटो कोरिलेशन से रिलेटेड होता है, तो इसका 1 से, यानी ऑटो कोरिलेटेड डिस्टर्बेंस जो है उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है फिशर टेस्ट। फिशर टेस्ट जो हम करते हैं ये किसके लिए करते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल रिलेशन, बिल्कुल। एंड ये ग्रेंजर जो है ये है कॉजलिटी, यानी कारणीयता को हम चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और एफ टेस्ट तो जो है वो हम ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल रिग्रेशन करते हैं, और जो टी टेस्ट है वो क्या करते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वैसे इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 4 एंड 3, 2, 1, 4 एंड 3, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा नवंबर 2017 इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो कवर होता है। ठीक है, इससे पहले हमने जुलाई 2018 का पेपर कवर किया है, दिसंबर 2019 का पेपर कवर किया है। पूरा फुल पेपर इसी तरह है विद एक्सप्लेनेशन हमने कवर किया है। जिसने भी नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।